हेलो और दैनिक यूपीएससी करंट अफेयर्स की इस विस्तृत चर्चा में सभी एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कहूंगी कि आज का हमारा ये जो डीप डाइव है वो बहुत ही खास होने वाला है। बिल्कुल। और आज हम जो विश्लेषण करने वाले हैं वो 27 मार्च 2026 भाग 1 का है। तो जो भी लोग नोट्स बना रहे हैं वो इसे ध्यान में रखें। हाँ, और देखिए इस डीप डाइव में कुछ विषय ऐसे भी हो सकते हैं जिन पर हमने पहले भी थोड़ी बहुत चर्चा की हो, तो उन हिस्सों को सभी एस्पिरेंट्स एक रिवीजन के तौर पर लें। सही कहा। रिवीजन तो यूपीएससी की तैयारी की जान होती है। अगर हम आज की थीम की बात करें तो आज का हमारा पूरा फोकस प्रणालियों और सीमाओं के संतुलन पर रहेगा। मतलब सिस्टम्स, बाउंड्रीज एंड बैलेंस, राइट? चाहे वो भारत की अपनी डिजिटल सीमाएं हो, पश्चिमी एशिया का भूगोल हो, पर्यावरण का संतुलन हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की बात हो। बिल्कुल। और हर एक सिस्टम का अपना एक अलग मैकेनिज्म होता है जो उसे चलाता है। तो फिर चलिए इन सभी विषयों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत अगर हम भारत के अपने ही गवर्नेंस स्ट्रक्चर से करें। हाँ, डिजिटल गवर्नेंस से। एग्जैक्टली। तो कैसे भारत अपनी सीमाओं और आंतरिक बुनियादी ढांचे को मतलब डिजिटली सशक्त कर रहा है? हाल ही में कैबिनेट ने IVFRT योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है। हाँ, ये जो IVFRT है यानी इमिग्रेशन, वीजा, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग योजना, इसे अब 1 अप्रैल 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2031 तक कर दिया गया है। और मैं पढ़ रही थी कि इसमें गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय दोनों की बहुत बड़ी भूमिका है, खासकर जो हालिया इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 आया है उसके संदर्भ में। देखिए, ये जो नया एक्ट है ना, इसने इस पूरी योजना को एक कानूनी ताकत दे दी है। पहले जो चीजें अलग अलग साइलोज में काम करती थी, मतलब अलग अलग विभागों में बंटी हुई थी। हाँ बिल्कुल। FRRO अलग चल रहा है, इमिग्रेशन पोस्ट अलग चल रहा है, अब वो सब एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम पर आ गए हैं। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाना चाहूँ, मतलब एस्पिरेंट्स के लिए, तो क्या हम इससे देश के लिए एक स्मार्ट डिजिटल द्वारपाल की तरह देख सकते हैं? बहुत ही सटीक एनालॉजी है। एक ऐसा द्वारपाल जो सेल्फ सर्विस कियोस्क के जरिए सुरक्षित और तेज यात्रा सुनिश्चित करता है। वाओ! अच्छा, डिजिटल अपग्रेड सिर्फ हमारी बाहरी सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। अगर हम देश के अंदर देखें तो प्रिज्म SG पोर्टल वाला मामला मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, PRISM-SG सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने इसे लॉन्च किया है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये लाल फीताशाही को कैसे खत्म कर रहा है। बिल्कुल। देखिए, जब भी रेलवे ट्रैक के ऊपर कोई रोड ओवरब्रिज यानी ROB बनता है तो स्टील गर्डर्स के निरीक्षण में बहुत लंबा समय लगता था। मैंने पढ़ा था कि सिर्फ मंजूरियों में ही 12 महीने लग जाते थे। बाप रे, 12 महीने सिर्फ फाइलों के लिए? हाँ, क्योंकि रेलवे सुरक्षा को लेकर बहुत सख्त है। उन्हें QAP यानी क्वालिटी एश्योरेंस प्लान और WPSS वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन शीट, ये सब चेक करना होता है। तो अब इस पोर्टल ने क्या किया है? मतलब 12 महीने का समय कैसे कम हो गया? अब ये समय घटकर सिर्फ 3 से 4 महीने रह गया है। अरे वाह, सीधे 3 महीने? हाँ, क्योंकि अब ठेकेदार, सड़क विभाग और रेलवे इंजीनियर तीनों के बीच रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। फाइल एक मेज से दूसरी मेज पर जाने के बजाय क्लाउड पर एक साथ सबको दिख रही है। तो अगर कोई फाइल अटकी है तो ऑडिट ट्रेल से पता चल जाएगा कि गलती किसकी है, राइट? बिल्कुल, जवाबदेही बहुत बढ़ गई है। ये तो हो गई हमारी सुव्यवस्थित डिजिटल सीमाएं। लेकिन अगर हम पश्चिम एशिया की वास्तविक सीमाओं की तरफ चलें, जो इस वक्त काफी तनावपूर्ण है। आप लेबनान और इजराइल वाले मुद्दे की बात कर रही हैं? हाँ, देखिए, परीक्षा के नजरिए से हमें किसी राजनीतिक पक्ष में नहीं पढ़ना है, लेकिन जो भौगोलिक तथ्य सामने आ रहे हैं वो एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल, हमें सिर्फ तथ्यों पर ध्यान देना है। तो खबरें ये हैं कि इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में लितानी नदी तक एक सुरक्षा क्षेत्र या सिक्योरिटी जोन बनाने की बात कही है। हाँ, और यहाँ UPSC मैपिंग के लिए लेबनान का भूगोल समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम लेबनान का एक्सरे करें, उसकी लोकेशन देखें तो वो भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर है, राइट? सही का। और इसके उत्तर और पूर्व में सीरिया है, दक्षिण में इजराइल है और पश्चिम में भूमध्य सागर है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि इसकी साइप्रस के साथ समुद्री सीमा भी लगती है। जी हाँ, बिल्कुल। और राजधानी तो सबको पता ही है, बेरूत। हाँ, बेरूत। अच्छा, अगर वहाँ की जलवायु की बात करें तो वो मेडिटेरेनियन जलवायु है ना? हाँ, और वहाँ 2 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एक लेबनान पर्वत और दूसरी हरमन रेंज।
और वहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शायद कुरनात अस-साउदा। एकदम सही, कुरनात अस-साउदा, जिसकी ऊंचाई करीब 3087 मीटर है। 3087 मीटर, मतलब ये तो काफी ऊंचाई है। हाँ, और इन्हीं पहाड़ों की वजह से वहाँ बेका घाटी जैसी उपजाऊ जगह बनती हैं, और इसी घाटी को सींचती है हमारी लितानी नदी, जिसके बारे में हमने अभी बात की। बिल्कुल। लितानी नदी लेबनान की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नदी है, जो पूरी तरह उसी देश के भीतर बहती है। तो एक सवाल मेरे मन में आ रहा था, लेबनान की अर्थव्यवस्था चूना पत्थर, जिप्सम, गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, और उनका सर्विस सेक्टर जैसे बैंकिंग और पर्यटन भी है। तो ऐसे संघर्षों का उनकी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? देखिए, असर बहुत विनाशकारी होता है। जब सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्र और दक्षिणी हिस्सा एक सैन्य सुरक्षा क्षेत्र में तब्दील हो जाए, तो सबसे पहले पूंजी देश से बाहर भागती है। मतलब बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स कर जाता है। हाँ, क्योंकि बैंकिंग विश्वास पर चलती है, और पर्यटन का तो सवाल ही नहीं उठता जब सीमाएं इतनी अस्थिर हों। बिल्कुल। तो ये तो थी भौगोलिक और राजनीतिक सीमाएं। अब अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों से ध्यान हटाकर अगर हम भारत के भीतर एक अलग तरह के संतुलन की बात करें। आप पर्यावरण और मानव वन्यजीव संतुलन की बात कर रही हैं ना? हाँ, अमराबाद टाइगर रिजर्व, तेलंगाना सरकार वहां रहने वाले आदिवासी परिवारों के पुनर्वास और विकास पर काम कर रही है, विशेष रूप से चेंचू जनजाति के लिए। एग्जैक्टली। अब यहाँ एक बहुत ही रोचक सवाल सामने आता है कि हम जनजातीय विकास और बाघ संरक्षण दोनों को एक साथ कैसे साध सकते हैं? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। अगर हम अमराबाद टाइगर रिजर्व यानी ATR की भौगोलिक स्थिति देखें, तो ये पूर्वी घाट की नल्ला मल्ला पहाड़ियों में स्थित है। और शायद ये पहले नागार्जुन सागर श्रीशैलम का हिस्सा हुआ करता था। जी, 2014 के विभाजन से पहले, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और वहाँ पानी का मुख्य स्रोत क्या है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी और उसके झरने, जो श्रीशैलम और नागार्जुन सागर बांधों को पानी देते हैं। अच्छा, वहाँ की जंगल कैसे हैं? मतलब वनस्पति कैसी है? वहाँ मुख्य रूप से शुष्क पर्णपाती वन यानी ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जैसे साल, सागौन और बहुत सारे औषधीय पौधे। और जानवरों में बाघ के अलावा? वहाँ सांभर, चीतल, नीलगाय, गौर और तेंदुए हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वहाँ 303 से अधिक पक्षी प्रजातियां भी हैं। बाप रे, 303! जैसे ईगल और कठफोड़वा वगैरह? हाँ। अब अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये केवल जानवरों को बचाने की बात नहीं है, मतलब उस पूरे इकोसिस्टम को बचाने की बात है। बिल्कुल। और जो चेंचू जनजाति है, उनके पारंपरिक ज्ञान को सहेजने की बात है। वे लोग जंगल को बेहतरीन तरीके से समझते हैं और बाघों के रक्षक बनकर रह सकते हैं। ये सच में एक शानदार पहल है। अब भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण से आगे बढ़ते हुए क्यों ना हम भारत के बौद्धिक बुनियादी ढांचे की बात करें। आप QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की बात करिए। हाँ, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2026 मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि IIM कोझिकोड ने पहली बार ग्लोबल टॉप 100 में जगह बनाई है। ये भारत के लिए सच में बहुत गर्व का क्षण है। लेकिन जो एस्पिरेंट्स इसे सुन रहे हैं, उनके लिए ये समझना जरूरी है कि ये रैंकिंग काम कैसे करती है। इसे क्वाक्वरेली साइमंड्स जारी करता है, और इसके जो मापदंड हैं उसमें एकेडमिक प्रतिष्ठा का वेटेज 40% है। राइट। हाँ, और सस्टेनेबिलिटी का 5%। इसके अलावा रिसर्च, रोजगार और वैश्विक जुड़ाव जैसे कुल 5 लेंस होते हैं इसमें। तो अगर हम भारत के प्रदर्शन का डेटा देखें तो वो क्या कहता है? डेटा बहुत ही उत्साहजनक है। इस वर्ष भारत से 120 नई प्रविष्टियां यानी न्यू एंट्रीज आई हैं। वाह, 120! हाँ, और अमेरिका, चीन और ब्रिटेन के बाद भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया है इसमें। ये तो बहुत बड़ी बात है। मैंने ये भी देखा कि कंप्यूटर साइंस में हमारे 6 भारतीय संस्थान टॉप 100 में आ गए हैं। बिल्कुल। और IIT ISM धनबाद जो मिनरल और माइनिंग में है, और IIM अहमदाबाद जो बिजनेस और मैनेजमेंट में है। हाँ, इन दोनों ने ही वैश्विक स्तर पर 21वां स्थान हासिल किया है। 21वां? ये तो सच में कमाल है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है, क्या भारत अब केवल मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं
बल्कि दुनिया का बौद्धिक केंद्र बनने की ओर भी तेजी से बढ़ रहा है। मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। ये हमारी सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा सबूत है। चलिए तो आज की इस विस्तृत चर्चा को थोड़ा समेटते हैं। जी बिल्कुल। कुछ कवर किया, IVF, RT और प्रिज्म SG के जरिए हमारी तेज होती डिजिटल रफ्तार की बात की। फिर हमने लेबनान का वो परीक्षा उपयोगी भूगोल देखा, जहां लितानी नदी की अहमियत समझी। फिर अमराबाद टाइगर रिजर्व में वन्यजीव और चेंचू जनजाति के संतुलन को जाना, और अंत में QS रैंकिंग में भारत का शैक्षिक दबदबा देखा। हाँ, सब कुछ एक दूसरे से किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ था। प्रणालियों का ही खेल है सब। बिल्कुल। अब हमारे सभी एस्पिरेंट्स के लिए मैं एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। देखिए, जब हम अपनी डिजिटल सीमाओं को इतना मजबूत कर रहे हैं और हमारे संस्थान वैश्विक रैंकिंग में इतना ऊपर जा रहे हैं, तो क्या हमारा अगला कदम ये नहीं होना चाहिए कि हम अपनी इस बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल अमराबाद जैसे पर्यावरणीय मुद्दों और लेबनान जैसी कूटनीतिक जटिलताओं को सुलझाने में करें? ये बहुत ही गहरा सवाल है, सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर आप लोग विचार जरूर करें और अपनी तैयारी को भी इसी तरह विश्लेषणात्मक बनाए रखें। तो एस्पिरेंट्स, अगर आपको आज का ये डीप डाइव पसंद आया हो तो हमारी इस डेली UPSC करंट अफेयर्स सीरीज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, ताकि आपकी तैयारी लगातार मजबूत होती रहे। बिल्कुल। अगले डीप डाइव में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।